जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग मुद्दों पे हम बात करते हैं। आज भी एक अहम मुद्दा है जिस पे हम बात करने के लिए आज कमल काजरू जी के पास आए हैं और ये मुद्दा है जेके सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसमें क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी, आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि हम थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं कि ये जो जेके सीमेंट्स लिमिटेड है ये क्या है। जेके सीमेंट्स लिमिटेड एक सीमेंट फैक्ट्री है जो कि जिसकी प्रोडक्शन श्रीनगर में पहले 600 टन की थी पर डे, 600 टन। तो फिर इन्होंने प्लांट को इंक्रीज किया क्योंकि हमारा प्लांट काफी प्रॉफिट में था और हम गवर्नमेंट को भी डिविडेंड देते थे। तो फिर वहां और एक 600 टन का प्लांट लगाया तो 1200 टन का प्लांट बन गया ये जे&के सीमेंट्स श्रीनगर में। तो वहां करीब करीब 800 एम्प्लॉय थे जेके सीमेंट्स में। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद यहाँ जम्मू में भी 350 टन का प्लांट इन्होंने लगाया। लेकिन कुछ बदकिस्मती ऐसी हुई और कुछ लोगों की लापरवाही, बदकिस्मती से ज्यादा हम लोगों की लापरवाही कहेंगे, कि जिन्होंने सिर्फ अपनी जेब की तरफ देखा और जम्मू को अर्श से लेके फर्श पे बिठा दिया। जम्मू जे&के सीमेंट्स जो है इसको बर्बाद कर दिया। जैसे दीमक एक घर को चाटती है तो घर एकदम ढेर हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, गिर जाता है मकान, तो इसी तरह एक दीमक लग गया जे&के सीमेंट्स में। जी। थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं जब आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई और उसके बाद कैसा उस टाइम वो दौर कैसा रहा था जेके सीमेंट्स के लिए। देखिए, जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई, हम 1982 में अपॉइंट हो गए जे&के सीमेंट्स में। तब तो शुरुआत ही था जो कि प्लांट उन्हीं दिनों इरेक्शन हो गई थी, उन्हीं दिनों हमने प्लांट चलाना शुरू किया। बहुत ही कठिनाई में हमने प्लांट चलाया, बहुत ही मुश्किलों के साथ हमने प्लांट चलाया क्योंकि नई मशीनें चलानी थी तो एक्सपीरियंस इतनी नहीं थी लोगों में। ये पहला प्लांट था जे&के सीमेंट्स में ऐसा इस तरीके का, इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। कुछ स्टाफ इन्होंने बाहर से बुलाया था जी। लेकिन जो इसमें ज्यादा स्टाफ था वो यहाँ जे&के का ही था, जिनको सीमेंट प्लांट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज बढ़ती गई, प्रोडक्शन बढ़ती गई। नॉलेज के साथ साथ जितनी हमारी नॉलेज गेन होगी उतनी प्रोडक्शन हमारी बढ़ती गई। तो काफी मेहनत करते थे लोग। आज ड्यूटी जाते थे तो 3 दिन के बाद भी वापस आना होता था, 3 दिन के बाद भी वापस आते थे घर। लेकिन बदकिस्मती से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब माइग्रेशन का पीरियड आ गया तो जितने भी कश्मीरी पंडित लोग थे वहां पे करीब 170 के करीब थे हम वहां पे लोग। हम लोगों ने माइग्रेशन की, हम यहाँ जम्मू आ गए और वहाँ प्लांट चलता गया 2010 तक। बहुत मेहनत करते थे वहाँ के लोग भी। तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही कि जो वहाँ पे जो हमारे जो हायर अथॉरिटीज होती थी, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, वो एक पहले आईएएस ऑफिसर आते थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने जो बाहर से ही लाए हमारे मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, चीफ इंजीनियर्स, तो वो चलाते थे। जैसे यहाँ जो जे&के के जितने भी मैकेनिकल डिवीजन थे उनके जो सीनियर जो चीफ इंजीनियर्स होते थे उनको डिप्यूट करते थे एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो प्लांट बहुत अच्छा चलता था। लेकिन बदकिस्मती से 2010 से इन्होंने उन लोगों के हवाले कर दिया जिनको सीमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, जिनको मशीनरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। एक सिविल इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, वो क्या चला, उसको पता है कि हमें बिल्डिंग कैसे बनानी है, पुल कैसे बनाना है, फ्लाईओवर कैसे बनाना है, ना कि उसको ये पता है कि सीमेंट प्लांट कैसे चलाना है। तो हमने उस वक्त जितने भी एम्प्लॉय है जे&के में, तो हमने काफी कोशिश की
काफी जद्दोजहद की, काफी सड़कों पे आ गए हम कि हमें मैकेनिकल इंजीनियर दे दीजिए, चीफ इंजीनियर। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट कहते थे इसमें क्या होता है, वो भी एमडी है, ये भी एमडी है। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय एनसी की गवर्नमेंट थी। एनसी की गवर्नमेंट। हाँ, तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने ऐसा नहीं माना, तो उन्होंने अपने हिसाब से गवर्नमेंट ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो थे तो लाए। फिर उसके बाद पीडीपी की गवर्नमेंट भी आ गई, तो उन्होंने भी कोई इसमें चेंज नहीं लाया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे ये प्लांट चाहिए चलेगा। अगर 1000 लोग के साथ अगर हम एक एम्प्लॉय के 4 ही परिवार वाले रखेंगे तो कितने लोग बनते हैं। कितने घरों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, कितने घरों को। आज जिस दिन तो 2010 से 2019 तक थोड़ा थोड़ा चलता रहा, तो 2019 में इन्होंने एकदम शटर डाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया प्लांट को। तो उस दिन हमें लगा कि आज फिर हमारी मां मर गई है। वाकई ये दर्द हमारे दिल से नहीं जाता है, क्योंकि जिसने हमें जीरो से बनाया, जिस प्लांट ने हमारे जो भी आज जो कुछ भी है वो जेके सीमेंट की वजह से है, और आज हम खाक हो गए हैं तो वो गवर्नमेंट की वजह से है। जिसे ना अहल गवर्नमेंट कहते हैं, ना अहल गवर्नमेंट। तो अब हमें उम्मीद थी कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट इसको आगे ले जाएगी, बीजेपी गवर्नमेंट इसको, लेकिन कुछ नहीं किया बीजेपी गवर्नमेंट ने भी। मुझे आप ये बताइए कि आप इससे रिटायर कब हुए और आपको तब से अब तक बेनिफिट्स कुछ मिले हैं उसके बाद? देखिए, रिटायरमेंट से पहले मैं उन एम्प्लॉय की बात करूंगा जो एम्प्लॉय वहां पे रेगुलर अभी काम करते थे। अभी उनको 28 महीने की सैलरी नहीं मिली है, 28 महीने से वो सैलरी के बगैर है। तो उनको फिर जब 2019 में इन्होंने प्लांट बंद कर दिया, तो आज से 4-5 महीने उनको पहले उनको बाकी डिपार्टमेंटों में इन्होंने एडजस्ट कर दिया। वहां से उनकी सैलरी शुरू होगी तब से, जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की, लेकिन वो पिछले 28 महीने वो नहीं मिले। अच्छा। इसी तरह उनके साथ कुछ कंसल्टेटेड हमारे बच्चे थे वहां पे, कुछ लड़के थे वहां पे जिन्होंने 8-8, 10-10 साल एज कंसल्टेटेड लगाए थे जम्मू में। और क्योंकि जम्मू में भी हमारा एक सीमेंट प्लांट है, 350 का प्लांट, 350 टन का प्लांट जो सांबा में है, तो वहां भी कुछ बच्चे काम करते थे। 8-8, 10-10 साल उन्होंने सर्विस की वहां पे, लेकिन उनको दूध की मक्खी की तरफ बाहर फेंक दिया गया। ना उनको नोटिस दे दी गई कि तुमको निकाल रहे हैं, ना उनको कहा गया कि तुम कहीं किसी प्लांट के किसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाओ। कुछ नहीं कहा गया, उनको उठा के बाहर बिठा दिया। हालांकि जहां इन्होंने 500 एम्प्लॉय जहां या 550 एम्प्लॉय इन्होंने जहां एडजस्ट किए, वहां ये टोटल 30 लोग थे ये कंसोलिडेटेड, उनको एडजस्ट करते थे, लेकिन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो मुझे मोदी जी की एक बात याद आती है मुझे। मैं किसी के आंखों में आंसू नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने वहां गैस पहुंचा दी, गैस कनेक्शन पहुंचा दिए जहां माँ बहने अपने आंसू से अपना खाना बनाते थे, क्योंकि लकड़ी जला के। लेकिन आज उनके घरों में आंसू दिए हैं। जिनको नौकरी से निकाला गया, जिनके 1-1, 2-2 बच्चे, 4-4 महीने, 5-5 महीने, 2 साल के बच्चे हैं, उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया। किस लिए? तो उनकी आंखों में आंसू दिए ना, उनको उनके आंसू कौन पहुंचेगा? मतलब ये चीज हम मोदी जी से मतलब यकीन नहीं करते थे कि ऐसा होगा। जी। अभी हम बात करेंगे आपकी, जो रिटायर हुए हैं, आपको बेनिफिट्स नहीं मिले, उसके बारे में जरूर बताइए। हाँ बिल्कुल। 2015 से जितने भी लोग रिटायर हुए, उनके जो ड्यूज थे, जो बेनिफिट्स थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। आज की डेट में उनको आज तक कभी कुछ नहीं मिला। हमने काफी कोशिश की गवर्नमेंट से, यहाँ के लीडरशिप से,
हर एक के पास गए। भाई हमने क्या कसूर किया है? हमें तो अपने पैसे दे दो। अगर गवर्नमेंट कुछ बजटरी सपोर्ट करती है तो हमारा कल्याण तो उसी में होगा, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई और उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। हम लोकल लोडर जो जब हम लीडरशिप के पास गए तो ये हमारे रविंद्र रैना साहब की ये लेटर है जो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखी है कि इनके ड्यूज पूरे कर दीजिए, जो भी जितने भी इनके ड्यूज है। ये लेटर इन्होंने 25/1/2021 को लिखी है जी। ये आपके सामने है। तो फिर हमने 3/2/2021 को ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजी है कि क्या क्या ड्यूज हमारे बाकी है। ये लेटर कवरिंग लेटर लगा के ये, और इसी के साथ हमने उनको अपॉइंटमेंट मांगी है जी गवर्नर साहब को। ना आज तक अपॉइंटमेंट का जवाब आया, ना आज तक इस चीज का जवाब आया जो रविंद्र रैना साहब ने लिखी थी। इससे पहले भी हम एक बार रविंद्र रैना साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा आप खुश रहो, कल आपके हर एक के अकाउंट में हम 5-5 लाख डलवा देंगे। आज तक 1 साल हो गया, वो कल कब आएगा वो पता नहीं है। इसी तरह हम अपने जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, उससे पहले हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब होते थे, उनसे मिले। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ गए, उनसे मिले। लेकिन यही वादा मिला, यही भरोसा मिला कि 2 महीने के बाद। वो 2 महीने कब आएंगे? मतलब हमारी मरने के बाद ही अब होगा शायद। सिविल जॉब थी आपकी, कोई पेंशन वेंशन? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारी पोजीशन हाथ फैलाने पे आ गई है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं आज जिस वजह से आपको मेरे घर तक आना पड़ा, मेरी टांग टूट गई है, तो मुझे ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इसी तरह कई लोग मर गए। हमारे एक कुलीग के बच्चे, 3 बेटियों की शादी थी उसको कश्मीर में, क्रू में, लेकिन 3 बार आज तक उसने अपनी बेटियों की शादी कैंसिल की है। क्योंकि उसको रिटायरी बेनिफिट्स नहीं मिले। कई लोगों के बैंक लोन है, पर्सनल लोन निकाले हैं, और सिर्फ बैंक से लेटर आती है, हम बैंक जाते हैं, मुझे अपना भी हाउसिंग लोन है। हमें पता था हम रिटायर हो जाएंगे, अपना पैसा आएगा, बैंक को दे देंगे जयराम जी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देख सकते हैं आपकी कितनी मुसीबत में ये परिवार है जिनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात कि पीडीपी और एनसी सरकार जो थी 2010 में, उनके एक गलत डिसीजन की वजह से, जो उन्होंने उस समय गलत डिसीजन लिया, और नौबत ये आ गई कि जो इनका कहना है कि अगर उस टाइम पे सही एमडी आते तो सही डायरेक्शन में इस जेके सीमेंट को ले जाते, लिमिटेड को ले जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी गलती से उनकी गलती का भुगतान ये एम्प्लॉइज कर रहे हैं। और आज जैसे आपने जाना कि ये लोग हमारे ऑनरेबल एलजी से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन अभी तक इनका कोई इनके बारे में फैसला नहीं हुआ है। साथ साथ में रविंद्र रैना जी के पास भी गए हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आपको इन्होंने दिखाए। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। लेकिन आज की डेट में ये जो फैमिलीज हैं ये इस लेवल पे आए हैं कि इनके पास इलाज के पैसे तक नहीं है। तो जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए वो बहुत जरूरी है कि सरकार इस चीज पे ध्यान दे। हम टीआरएन के माध्यम से निवेदन करते हैं हमारे एलजी गवर्नमेंट को कि जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे ऑनरेबल एलजी तक ये बात नहीं पहुंची होगी, अदरवाइज शायद अभी तक ये काम हुआ होता। तो उनकी ब्यूरोक्रेसी में शायद कहीं गड़बड़ है, जिसकी वजह से इतनी फैमिलीज का जो लाइफ है वो एक रिस्क पे चली गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये आवाज, इनकी आवाज हमारे एलजी साहब तक पहुंचे और इनको एटलीस्ट
अभी इनिशियली कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, जो इनके अपने पैसे हैं। देखा जाए तो ये किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, इनकी अपनी कमाई का पैसा मांग रहे हैं और इन्हें वो मिले। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे एलजी साहब बहुत जल्द इस पे संज्ञान लेंगे और इनका फैसला करेंगे। कैमरामैन एसएम के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज। जय माता।